Hello everyone, welcome to Viveka Academy Senior Secondary School Jigyasa program. In this program, the teachers will explain you some interesting science concepts, and for today our topic is gravitational waves. So let's get started. First of all, we understand what is gravitational force. So, a force is necessary to produce motion in a body, and a body dropped from a height falls towards the earth. It indicates that the earth exerts a force of attraction on the body. It means the earth attracts all the objects towards its center. And what is gravitation force? The force with which the earth pulls the object toward it is called the gravitation force. And if we take example, the gravitation force between the sun and the earth keeps the earth in uniform circular motion around the sun. ओके तो अगर हम बात करें सोलर सिस्टम की, सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं जो कि सन के ऑल अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, वो किस फोर्स की वजह से रिवॉल्व कर पा रहे हैं? ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से. ओके तो अगर हम यहाँ पे बात करें अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स की, सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटमोसफेयर अबव द अर्थ. ओके एंड सेकेंड थिंग, for the rain falling to the earth and for flow of water in the rivers, for keeping us firmly on the earth and for the revolution of moon around the earth. ये सब जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स का जो मेन यहाँ पे कारण है वो कौन है? ग्रेविटेशन फोर्स. सो ग्रेविटेशन फोर्स के ये सारे क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं. ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती है. नाउ नेक्स्ट थिंग क्या आती है? नेक्स्ट थिंग आती है कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं ग्रेविटेशन फोर्स की. तो आपको मैं ये बता दूं कि ग्रेविटेशन फोर्स इस पूरे यूनिवर्स का सबसे वीकेस्ट फोर्स है. सो इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर एंड दिस फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स. ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ये रिपल्सिव नहीं है, ओनली अट्रैक्टिव फोर्स है. एंड इट इज अ म्यूचुअल फोर्स. इट मीन्स first body attracts the second body and the second body attracts the first body. Okay, and this is central force. central force क्या होता है? अगर हम बात करें दो बॉडीज के बीच में लग रहा फोर्स, अगर वो लग रहा फोर्स उसकी लाइन ज्वाइनिंग के सेंटर में लग रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे वो कैसा टाइप का फोर्स होगा? सेंट्रल फोर्स होगा. इट इज अ मास एंड डिस्टेंस डिपेंडेंट. ये जो फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है? दो चीज़ों पे. एक तो मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है और दूसरा डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. ओके अब ये किस तरीके से आपको ये याद रखना है, जितना ज़्यादा उस बॉडी का मास उतना ही ज़्यादा उस पर्टिकुलर बॉडी का ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बट डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है? इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ. जितनी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाएंगे बॉडीज़ के बीच में, उतना ही कम इफेक्टिव होता जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स. और इसकी जो रेंज है वो क्या होती है? लॉन्ग रेंज फोर्स. इट मीन्स इसकी रेंज इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाती है एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन द इंटरैक्टिंग बॉडीज. नाउ ये तो बात हुई ग्रेविटी. नाउ थोड़ा सा हम यहाँ पे जानकारी ले लेते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स की. अब ये ग्रेविटेशनल वेव्स होती क्या है? जब हम बात करें 1916 की, ओके 1916 की, तो आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया था क्या? उन्होंने प्रिडिक्ट किया था एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल वेव को. ओके तो आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में प्रिडिक्ट किया था ग्रेविटेशनल वेव स्पेस टाइम में एग्जिस्ट करती है. ओके और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया था कि ग्रेविटी को किस तरीके से बताया उन्होंने ये बताया कि जो ग्रेविटी है वो 4 डायमेंशन स्पेस टाइम में किस तरीके से असर करती है. कि जैसे अगर हम किसी भी बॉडी को ले लें, जिस बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा वो उतना ही ज़्यादा स्पेस टाइम फैब्रिक को डिस्टॉर्ट करता है. ठीक है, वो उतना ही ज़्यादा उसके स्पेस टाइम फैब्रिक को डिस्टॉर्ट करेगा. अब इससे क्या पता लगता है कि जितना ज़्यादा ग्रेटर द मास, greater will be its distortion in space time.
एज अ रिजल्ट इसी वजह से जो भी स्मॉल मास है वो क्या करता है, वो इजीली अट्रैक्ट हो जाता है किसके टूवर्ड्स, लार्ज मास के टूवर्ड्स। इस तरीके से आइंस्टाइन ने ग्रेविटी के बारे में समझाया था। ओके, अब अगर हम बात करें कि जो ये ग्रेविटेशनल वेव्स हैं ये कैसे बनती हैं, तो आपको बस ये याद रखना है, जो भी बॉडीज़, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो स्पेस टाइम में क्या कर रही हैं, जो भी चक्कर काट रही हैं, रिवॉल्व कर रही हैं या रोटेट कर रही हैं, वो उस केस में उस स्पेस टाइम में कुछ रिपल्स बनाती हैं। तो वही रिपल्स इन स्पेस टाइम दैट प्रोपगेट आउट एट द स्पीड ऑफ लाइट, इन्हीं को क्या बोला गया, ग्रेविटेशन वेव बताया गया। ओके, और साथ ही साथ ये ग्रेविटेशन वेव्स किसके थ्रू यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, कोलोसल जितने भी कॉस्मिक कोलिजन्स होते हैं, स्टेलर एक्सप्लोजन्स जितने भी हैं, ये सारे के सारे क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्रेविटेशन वेव को प्रोड्यूस करते हैं। और ये सबसे पहले किसने प्रिडिक्ट किया था, ये प्रिडिक्ट किया था 100 साल पहले आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जब तक हम बात कर रहे थे 1916 की, 1916 में तो यहाँ पे आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट कर दिया था ग्रेविटेशन वेव एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन अगर हम बात करें 2015 की, 2015 की, 2015 तक तो सिर्फ इतना ही थ्योरेटिकली ही पता था, प्रेडिक्शन के फॉर्म में ही था कि ग्रेविटेशन वेव्स एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन एक लैब है जिसका नाम है लीगो। लीगो क्या है, लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, एक लैब है जिस लैब ने ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया। कब डिटेक्ट किया, 14 सितंबर 2015, जो कि आपको पिक्चर में सामने दिखाई दे रहा होगा लीगो नाम से। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें लीगो, टोटल ये लैब्स कितनी है, तो अगर हम बात करें लीगो कितनी है, तो 3 तो यहाँ ये यूनाइटेड स्टेट में है, और जो एक लीगो है वो अब हमारे इंडिया में भी बनने वाली है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे लीगो क्या है, so the laser interferometer gravitational wave observatory is a large scale physics experiment and observatory to detect cosmic gravitational waves and to develop gravitational wave observations as an astronomical tool. 2 large observatories were built in the United States with the aim of detecting gravitational waves by laser interferometry. तो मोस्टली अगर हम बात करें कि ये जो लीगो है वो किसके लिए यहाँ पे सेटअप की गई है, ग्रेविटेशनल वेव्स, जो भी ब्रह्मांड में जितनी भी ग्रेविटेशनल वेव्स जो ये प्रोड्यूस हो रही हैं इनको डिटेक्ट करने के लिए लीगो ऑब्जर्वेटरी यहाँ पे सेटअप हुई है। ओके, अब मेन बात ये आती है, ये तो हो गया इसमें कि लीगो के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इंडिया में जो लीगो है वो कहाँ सेटअप होगी, तो ये होगी हिंगोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में। ओके, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में। अब ये लीगो किस तरीके का है, लीगो में अगर हम देखें, अगर आपको मैं इसका मेन यहाँ पे पिक्चर दिखाऊं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसके 2 टर्मिनल्स जा रहे हैं, एक राइट हैंड साइड जा रहा है, एक लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जो जितने भी इसके टर्मिनल्स हैं, ये इनकी जो अगर मैं लेंथ बोलूँ तो कितनी है, 4 किलोमीटर की लेंथ है। ओके, अब ये काम किस तरीके से करते हैं, काम ये करते हैं इस तरीके से कि अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा ये है लेजर सोर्स। ओके, दिस इज लेजर सोर्स। यहाँ से कोई भी लाइट रेज, अगर हम बात करें लीगो ऑब्जर्वेटरी किस तरीके से पूरा उसका सेटअप है, क्या उसका कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे रहती है लेजर सोर्स। ओके, यहाँ से लेजर लाइट क्या होती है, इंसिडेंट कराई जाती है। अब जो लेजर लाइट इंसिडेंट कराई जाती है वो किस पे इंसिडेंट होती है, बीम स्प्लिटर पे इंसिडेंट होती है। बीम स्प्लिटर क्या करेगा, उस लेजर लाइट को 2 पार्ट में कट कर देगा। ओके, क्या कर देगा, यहाँ पे 2 पार्ट में उसे डिवाइड कर देगा। जैसे ही यहाँ पे ये लेजर लाइट एक टर्मिनल से या दूसरे टर्मिनल से ट्रैवल करते जाती है, उसके एंड में क्या लगाए रहते हैं, मिरर्स लगाए रहते हैं। देखिए यहाँ पे मिरर्स लगा रखे हैं। तो ये जो लेजर लाइट है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करके वापस आती है और यहाँ से भी रिफ्लेक्ट बैक करके वापस आती है। जब ये वापस आएगी तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मिलेगी। अब यहाँ पे जब वो मिलती हैं तो देखिए नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है
दोनों की जो दोनों वेव्स हैं वो एक दूसरे के इन्वर्ट रहती है। इन्वर्ट का मतलब एक का पॉजिटिव तो दूसरे का नेगेटिव, अगर पहले का नेगेटिव होगा तो दूसरे का पॉजिटिव होगा। जब ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलती है नॉर्मल सिचुएशन में तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे नो सिग्नल आता है। लेकिन जैसे ही ग्रेविटेशनल वेव इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन से पास होते हुए जाती है, इस पूरे सेटअप से पास होते हुए जाती है, तो उस केस में क्या होता है, ये जो दोनों वेव्स होती हैं ये आपस में इनका फेज क्या हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है। मतलब एक वेव थोड़ा पीछे हो जाएगी या फिर एक वेव थोड़ा सा आगे हो जाएगी, जिसकी वजह से दोनों के दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। जब दोनों के दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगी तो आगे कुछ ना कुछ सिग्नल जाएगा। किसका सिग्नल जाएगा? लाइट सिग्नल जाएगा। लाइट सिग्नल आगे की तरफ ट्रैवल करके जाएगा और लाइट डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर देगा। इट मीन्स जो भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो ये लाइट डिटेक्टर क्या कर रहा है, उसको डिटेक्ट कर रहा है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल वेव के। वो यहाँ पे बताएगा कि ग्रेविटेशन वेव की इंटेंसिटी कितनी होगी। ओके, तो थोड़ा सा इसे वीडियो फॉर्म में देख लेते हैं बच्चों। आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से जो बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम को उतना ही ज़्यादा डिस्टॉर्ट करेगी। तो सन, न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल में से तीनों में से सबसे ज़्यादा मास होता है ब्लैक होल का, जिसकी वजह से उसने सबसे ज़्यादा डिप्रेशन दिखा रखा है किसमें? स्पेस टाइम में। ओके, तो यहाँ पे अगर कोई भी दो बॉडीज़ हैं जो अगर एक दूसरे के चक्कर काट रही है तो वो इस तरीके से स्पेस टाइम में रिपल्स प्रोड्यूस करेंगी। किस तरीके से? बिल्कुल स्कीमर की तरह। जैसे अगर वो रिवर में फ्लो करते हुए जा रहा है तो वो रिवर में क्या प्रोड्यूस करता है? रिपल्स। तो ऐसे ही जब वो दोनों बॉडीज़ एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगी तो इनॉर्मस एनर्जी प्रोड्यूस होगी और साथ ही साथ रिपल्स प्रोड्यूस होंगे। तो दोबारा से देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल कि समझ लीजिए हमारे पास कोई भी दो न्यूट्रॉन स्टार या कोई भी दो ब्लैक होल है, वो एक दूसरे का चक्कर काट रहे हैं। तो ड्यू टू ग्रेविटी वो एक दूसरे के पास आते रहेंगे। जैसे ही वो इतने पास आ जाएंगे कि वो एक दूसरे को टच करने लग जाए, ठीक है, अब वो एक दूसरे के साथ जैसे ही कंबाइन हो जाएंगे तो इनॉर्मस फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी और इनॉर्मस फॉर्म ऑफ एनर्जी के साथ साथ वहाँ पे बहुत सारे रिपल्स प्रोड्यूस होंगे। इन्हीं रिपल्स को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल वेव कहते हैं। देखिए स्पेस टाइम में किस तरीके से रिपल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और इन्हीं रिपल्स को हम क्या कह रहे हैं? ग्रेविटेशनल वेव्स। देखिए यहाँ पे भी इस तरीके से ही दिखा रखा है, दो ब्लैक होल्स एक दूसरे के चक्कर काट रहे हैं और एक दूसरे के चक्कर काटते काटते वो एक क्या हो गए हैं? कंबाइन हो गए हैं। और जैसे ही कंबाइन हुए तो इनकी जो भी रिपल्स प्रोड्यूस होंगी उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल वेव कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ होती है ऑरिजिन जिसके थ्रू ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं? प्रोड्यूस होती हैं। तो जो भी ब्रह्मांड में हो रहे जितने भी कॉलिजन्स हैं, जितने भी ब्लैक होल्स के बीच में कॉलिजन्स हो रहे हैं या न्यूट्रॉन स्टार्स के बीच में कॉलिजन्स हो रहे हैं, वो वहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो LIGO ने किस तरीके से इन ग्रेविटेशन वेव को डिटेक्ट किया है? देखिए LIGO में मेन है यहाँ पे लेजर लाइट सोर्स। लेजर लाइट जैसे ही बीम स्प्लिटर पे इंसिडेंट होता है तो बीम्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी। साइड पे एंड पे लगे हैं मिरर्स जो कि उन लेजर बीम्स को वापस से रिफ्लेक्ट करेंगे और जहाँ पे ये बीम मिलेगी, अगर इन दोनों के ऑसिलेशंस आपस में बिल्कुल कैसे मिल रहे हैं? अपोजिटली फॉर्म में मिलते हैं। अपोजिटली फॉर्म में जैसे वो मिल रहे हैं तो सामने कोई भी आउटपुट नहीं दिखाई देगा क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। अब जैसे ही ग्रेविटेशन वेव अर्थ को छूते हुए जाती हैं उस केस में क्या होता है? इन दोनों की लेंथ में वेरिएशन आता है। कोई वेव की लेंथ क्या हो जाती है? कम, या फिर किसी वेव की लेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे कैंसिलेशन इफेक्ट हट जाता है और जो यहाँ पे फोटो डिटेक्टर है वो किसको डिटेक्ट करता है? लाइट वेव को डिटेक्ट कर लेता है। तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव वो बताती है उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ किसको? ग्रेविटेशनल वेव को। हमारे लिए ये ग्रेविटेशन वेव पढ़ना इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि देखिए इसी की पर्टिकुलर स्टडी की वजह से, इसी की पर्टिकुलर डिटेक्शन की वजह से यहाँ पे 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला है फिजिक्स में इन 2017। पहले हैं रेनर वीज, सेकेंड बैरी सी बैरिश एंड थर्ड
किप एस थॉर्न। यहाँ तक कि अगर हम बात करें इंडियन साइंटिस्ट की, तो इंडियन साइंटिस्ट का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो ग्रेविटेशन वेव्स फर्स्ट प्रिडिक्टेड बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन मोर देन 100 ईयर्स अगो, जैसे कि पहले ही आपको बता दिया गया है, बट दिस वर्क वाज डिटेक्टेड इन सितंबर 2015। किसमें? इन द LIGO। ओके, विद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 2 इंडियन साइंटिस्ट। कौन कौन से थे वो 2 इंडियन साइंटिस्ट? लेट CV विश्वेश्वरा एंड संजीव धुरंधर। ये 2 ऐसे साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट थे जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है ग्रेविटेशन वेव को डिटेक्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने बिल्ड किया था एक मैथमेटिकल टूल दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द टिनी वाइब्रेशन फ्रॉम द पासिंग ग्रेविटेशनल वेव्स। बट यहाँ पे क्या होता है, जो भी नोबेल प्राइज़ होता है वो अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 3 के बीच में ही बढ़ता है, 3 साइंटिस्ट के बीच में ही बढ़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो नोबेल प्राइज़ के विनर्स रहे वो ये 3 रहे 2017 में। ठीक है, जिन्होंने इसको डिटेक्ट किया था ये LIGO में ही वहाँ पे वर्क करते थे, और इन्होंने क्या किया था, इन्हीं की हेल्प के थ्रू ही ग्रेविटेशन वेव डिटेक्ट की गई। That's all students. Thank you so much.